सो हेलो गाइस, आज हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ ब्रोंकियल अस्थमा? सो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है एयरवे की, जो मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री टू अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, ये ना क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होता है एयरवे का, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट में इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस होता है, मतलब कि जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई होता है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है ना। और स्टिमुलस जो होता है, मान लो जो इन्फेक्शियस कॉज होता है, जो कुछ भी हो सकता है, ये धूल धक्कड़ मिट्टी या कोई भी चीज़ जो एक प्रेसिपिटेट करता है इन्फेक्शन को, सो उसके कारण ही ये इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन क्योंकि एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण भी होता है, और एक इम्यूनो प्रोटेक्टिव एक एक एक्शन होता है बॉडी में, उसके कारण भी ये हो सकता है। तो ये अस्थमा का कुछ इंट्रोडक्शन था। चाइल्डहुड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो चाइल्डहुड इन्फेक्शन है, ठीक है, एलर्जन एक्सपोजर है, किसी को धूल धक्कड़ मिट्टी वगैरह से होता है ना। एनसेड्स है, एस्पिरिन बीटा ब्लॉकर, सल्फेट कंटेनिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है, फूड प्रिजर्वेटिव एजेंट है ना। उसके अलावा एक्सरसाइज और इमोशनल स्ट्रेस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा को बढ़ाते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या है? तो ये वही कि छाती में भारीपन लगता है ना, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, वीजिंग। वीजिंग का मतलब होता है कि जैसे सीटी बज रहा है वैसा टाइप का आपको साउंड सुनाई देगा। कफ जो है वो बहुत थिक रहेगा और बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो ये इसका बहुत गाढ़ा गाढ़ा कफ निकलेगा और बहुत तकलीफ़ होता है निकलने में इसमें, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाया रहता है ब्रोंकियल ट्री में। तो उसके कारण से जो कफ है ईज़िली आपका बाहर नहीं निकल पाता है, मतलब एक्सपेक्टोरेंट नहीं हो पाता है, एक्सपेक्टोरेट नहीं हो पाता है। तो आपको जब ट्रीटमेंट करोगे, जब आप डायग्नोसिस बना लोगे कि पेशेंट ब्रोंकियल अस्थमा का है, तब देन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपको कैसे मेडिसिन का चॉइस करना है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, साइंस टैकिपनिया, टैकिकार्डिया, माइल्ड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मीन्स जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 से अराउंड 90 mmHg। सो 120 आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको, तो माइल्ड बोल रहे हैं, तो हो सकता है पेशेंट का 130 एज के अनुसार 130 140 तक जा सकता है, तो ये आप माइल्ड कंसिडर कर सकते हो। ओल्ड एज में 140 तक भी आप नॉर्मल मानते हैं, 130 तक नॉर्मल मानते हैं, 130-40 तक अकॉर्डिंग टू एज। तो उनमें बड़े एज वालों में 150 तक हो सकता है माइल्ड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो आपको देखना, हमने देखा था कि बीटा एगोनिस्ट वाले जो मेडिसिन रहते हैं वो भी आपका काम करते हैं हाइपरटेंशन को कम करने में। अभी हम आगे देखेंगे उसको। ठीक है, तो सीवियर केसेस में क्या होता है कि भाई एसेसरी मसल्स बिकम विजिबल एक्टिव। अब देखो, रेस्पिरेशन जो होता है उसमें एसेसरी मसल्स भी होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में, जो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, साइनोसिस होता है, मतलब ब्लूइश कलरेशन हो गया। पैराडॉक्सिकल पल्स, मतलब कि थोड़ा पल्स का जो पैटर्न होगा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। साइलेंट चेस्ट होता है। ठीक है, बहुत सीवियर केसेस में तो रेस्पिरेटरी फेलियर तक हो जाता है, पेशेंट को आपको वेंटिलेटर पे रखना भी पड़ता है, तब वो अपने से सांस नहीं ले पाता। इसमें आप टेस्ट क्या क्या करोगे? तो स्पूटम और ब्लड एग्जामिनेशन फॉर ईसिनोफिलिया। सो स्पूटम लेगे और ब्लड एग्जामिनेशन जब आप करते हो तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ये सब होता है। तो उस केस में एसिनोफिल बढ़ा रहता है ब्रोंकियल अस्थमा के केस में। एक्सरे कराओगे तो उसमें हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स मिलेगा। जैसे कि हमने देखा था कि लंग फील्ड जो रहती है, ब्रोंकियल अस्थमा है तो इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है ब्लैकिश कलर दिख जाए उसमें आपके एक्सरे फाइंडिंग्स में। तो उसके बाद स्पायरोमेट्री का टेस्ट है, ये आप नॉर्मली ऐसे देख सकते हो, ये कराते हैं, है ना। उसके बाद है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो, जो है वो 20% से ज़्यादा होगा, और ऑफ डायगोनल वेरिएशन 3 दिन से ज़्यादा 2 हफ्ते के लिए। ठीक है, तो ये भी कुछ डायग्नोसिस दिया हुआ है, मेनली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो मेनली आपको पेशेंट समझ आ जाएगा, उसका जो एक्सपिरेटरी फ्लो रेट है और ये सब डिस्टर्ब होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये पेशेंट जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा का है। ठीक है,
जनरली ये जो रेस्पिरेटरी जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है देखना, रेस्पिरेशन देखना, साइनोसिस देखना और पेशेंट का ऑस्कल्टेट करके उसको उसका लंग साउंड सुनना, ये ब्रोंकियल अस्थमा का डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेगा। और एक एक्सरे करा के आप देख सकते हो लंग फील्ड को, क्योंकि अगर ब्रोंकियल अस्थमा है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऑब्स्ट्रक्शन है हो सकता है कफ है तो बहुत ज़्यादा वाइट दिखेगा, एयर ट्रैपिंग है तो बहुत ब्लैक दिखेगा लंग फील्ड, तो आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ब्रोंकियल अस्थमा है पेशेंट को, है ना। उसके हाथ को भी देख सकते हो, है ना। उसका आपका जो बोलते हैं साइनोसिस देखने के लिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन मेनली आप उसका लंग साउंड सुनो, है ना, उसको साइनोसिस देखो, तो ये सबसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पेशेंट को ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। और एक फैमिली हिस्ट्री भी लो कि फैमिली में किसी को तो नहीं है। देखो डायग्नोसिस के लिए इन्होंने एक बताया है, जहाँ पे यहाँ पे स्पायरोमेट्री टेस्ट जब कराते हैं पेशेंट को, तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या करते हैं, रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन एक आप देते हैं। मतलब कि आपको क्या करना है, जब आपको ये पता कंफर्म करना है कि पेशेंट में कि उसको ब्रोंकियल अस्थमा है कि नहीं, तो क्या करना है कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि 12% से ज़्यादा FEV1 जो है वो 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। 2 पफ्स, मतलब कि सैल्ब्यूटामॉल जो रहता है, जो ब्रोंकोडायलेटर जिसको बोलते हैं, तो उसको आप दोगे, तो 2 पफ्स दोगे तो 15 मिनट के अंदर 12% तक FEV1 बढ़ जाएगा स्पायरोमेट्री में। मतलब कि ये फ्लो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं इसको, तो ये बढ़ जाएगा 15 मिनट में, 15 मिनट के अंदर, तो आपको ये डायग्नोसिस बन जाएगा कि भैया ये पेशेंट जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा वाला है। अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो गया तो आपका नेगेटिव आएगा ये। अब इसको आपको ट्रीटमेंट को डिवाइड करके ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। तो कंट्रोलर, मतलब कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर अस्थमा को कंट्रोल करना है तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट से आप कंट्रोल करोगे। तो इसमें सिस्टमिक कॉर्टिकॉइड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, और ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर है, और लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट है ना, और आपका इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। तो इसमें बैक्लोमिथाजोन है 200 माइक्रोग्राम है मीटर डोज में सॉरी। तो इसको BD डोज में देना है। ब्यूटेसिनाइड है, ये भी आप दे सकते हो, और फ्लूटिकेनासोन ये आप दे सकते हो, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को यूज़ करने का एक आपको कॉशन है, एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये BP और शुगर को बढ़ा देता है। तो आपको पेशेंट का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स ये कंटिन्यू मॉनिटर करना है अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं। ओरल प्रेडनिसोलोन है, या ओरल प्रेडनिसोलोन को OD डोज में 5 से 10 दिन तक देना है। ल्यूकोट्रिन मॉडिफायर है, मोंटेलुकास्ट है, ये आप जनरली सुने होंगे नॉर्मली। ल्यूकोट्रिन ये कफ को निकालने में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। मोंटेलुकास्ट 10 mg OD डोज में 5 दिन तक देना है। लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट है, सेल्मेटरॉल है, MDI है 21 UG पफ 2 पफ 12 आवरली, और फॉर्मेटरॉल है 1 to 2 पफ्स 12 आवरली। इसके अलावा थियोफाइलिन है, टैब डायरीफाइलिन 150 mg BD डोज में 5। थियोफाइलिन जो टैब डायरीफाइलिन है, ये ब्रोंको डायलेशन करता है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है तो उसको वापस से डायलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे और दिया हुआ है ट्रीटमेंट की कैसे, तो शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट जो है सैल्ब्यूटामॉल, सॉरी मैंने ऊपर में इसको वो बोल दिया था ब्रोंकोडायलेटर, बट ये यही है, ठीक है। 100 mcg मीटर डोज 1 to 2 पफ्स। लीवोसैल्ब्यूटामॉल 50 mcg मीटर डोज 1 to 2 पफ्स एज नीडेड। टर्ब्यूटालाइन भी इसमें यूज़ कर सकते हो। सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, टैब प्रेडनिसोलोन है। शॉर्ट एक्टिंग ओरल बीटा 2 एगोनिस्ट है, टैब सैल्ब्यूटामॉल 2 to 4 mg। तो ये मेनली ना आपका वैसोडाइलेशन करता है, बीटा 2 एगोनिस्ट वगैरह, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक में इप्राट्रोपियम इनहेलर है, और थियोफाइलिन है 100 to 300 mg TDS, मतलब 3 times in a day। देखो
कभी भी आप हॉस्पिटल में अगर जाओगे, ऐसा पेशेंट आपको दिखेगा जिसका रेस्पिरेटरी रेट या जिसको निमोनिया है, अस्थमा है, तो उसमें ना जब आप को बोलेंगे कि इसको वो करा दो, इसको जो बोलते हैं ना नाक में आपका स्टीम इन्हेलर वाला जो रहता है जिसको आप नाक में लगाओ और इन्हेल, तो उसमें मेनली इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और थियोफाइलिन वगैरह भी डालते हैं और ब्यूटेसनाइड, ये सब डाल के आपको आपको उसमें भाप दिलवाते हैं, तो उससे भी आपका जो है कफ वगैरह निकलने में और जो सांस लेने में तकलीफ़ है उसमें रिलीफ होता है पेशेंट को। अब कॉम्बिनेशन क्या क्या है, सेलमेटेरॉल और फ्लूटिकासोन का 1 to 2 पफ्स ट्वाइस डेली है, फॉर्मेटेरॉल ब्यूटेसनाइड 1 to 2 पफ्स ट्वाइस डेली। देन इनहेल्ड डोज जो है वो ओरल डोज से ज़्यादा प्रेफर होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन से वो सीधा उसी साइड पे पहुंचता है जहाँ पे उसको पहुंचना सही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, लाबा जो है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ब्रेडिकार्डिया और एरिथमिया और कन्फ्यूजन। तो इसमें देखो आईसीएस मतलब कि आपको मैनेजमेंट के स्टेजेस दिए हैं कि इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो लो डोज में यूज़ करो, लाबा जो है वो आईसीएस लो डोज में यूज़ करो, है ना, और लाबा जो है आईसीएस मतलब स्टेज बाय स्टेज जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, है ना, मतलब कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज है। ठीक है, मतलब कि सीवियरिटी हो गया तो आप लाबा आईसीएस को यूज़ करो, बहुत ज़्यादा सीवियर है तो फिर आप तीनों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी डालो उसमें, ओरल वाला, है ना, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट भी डालो और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी डालो। देन एक्यूट सीवियर अस्थमा, स्टेटस एस्थमेटिक्स है, तो इसमें क्या है, सीवियर डिस्निया है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 25 है, हार्ट रेट 110 से ज़्यादा है और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो जो है 35 to 50% है प्रेडिक्टेड। लाइफ थ्रेटनिंग कब होगा ये कंडीशन, जब PEF लेस देन 35 प्रेडिक्टेड रहेगा, SpO2 लेस देन 92%, साइलेंट चेस्ट, साइनोसिस, नॉर्मल रेस्ट PAC टू पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर, ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहता है, फीबल रेस्पिरेटरी एफर्ट है। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करोगे इस कंडीशन में, तो ऑक्सीजन 40 to 60% नेसली है, तो उसको अचीव करोगे ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% से ऊपर तक। हाइड्रोकॉर्टिसोन ये भी एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इसका इंजेक्शन दे दो 200 mg IV, देन 100 mg 8 आवरली। ये भी इमरजेंसी ड्रग रहता है, जब पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट एकदम डाउन हो रहा है तो एक एचकॉट का इंजेक्शन आप लगाओगे तो पेशेंट रिकवर हो सकता है। और एक इसका एक और यूज़ भी है कि कभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल है डाउन है, तो आप एचकॉट लगा दोगे तो उसका ये भी लेवल्स जो है ऊपर होता है। तो मतलब साइड इफ़ेक्ट को भी आप एक सही यूज़ करके ड्रग को आप, इसीलिए बोलते हैं कि ड्रग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको आप इमरजेंसी कंडीशन में, जो मल्टीपल डैमेज वाले ऑर्गन वाले पेशेंट है, उसका अगर हाई ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, शुगर लेवल लो हो रहा है, तो एचकॉट का इंजेक्शन भी उसको रिकवर करा सकता है। सेल्ब्यूटामॉल है 2.5 से 5 mg है और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 0.5 mg है। ये नेबुलाइज़र से, देखो नेबुलाइज जब करते हैं तो सेल्ब्यूटामॉल, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ब्यूटेसनाइड ये डाल के आप पेशेंट को नेबुलाइज करा सकते हो। एमिनोफाइलिन का इंजेक्शन लगा सकते हो 500 mg को 500 ml में और 5% डेक्स्ट्रोस ओवर 12 आवर्स, ये पेशेंट को आप दे सकते हो। एम्पिसिलिन का इंजेक्शन है 500 mg 6 आवरली टिल पेशेंट इज स्टेबल, एंड देन ओरल एम्पिसिलिन 500 mg TDS 5 डेज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद है ये कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अब हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन जो है मेनली एक कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा प्लूरल स्पेस में जमा हो जाता है। ये क्या है, प्लूरल इफ्यूजन एक 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 बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डिजीज़ के अलावा इसका मतलब मेन कोई पैथोलॉजी अगर है पेशेंट को, जैसे COPD हो गया, निमोनिया हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है लंबे समय से पेशेंट को, तो उसके कारण से पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है कॉमन कॉजेज़ में क्या है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है ना, और ये कुछ और है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये
मेनली जो है किसी डिजीज़ के कारण होता है। देखो साइंस में क्या क्या है कि ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज़ हो जाएंगे इसमें। आपको जो एयर एंट्री है, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो पेशेंट का एयर एंट्री ही क्लियर नहीं होगा और ब्रेथ साउंड्स आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि पूरा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। वोकल रेजोनेंस भी डिक्रीज़ होगा, मतलब आवाज़ जो है उसमें एक जो रेजोनेंस होता है वो डिक्रीज। स्टोनी डलनेस होगा परकशन में, जब आप लंग में परकस करोगे तो मतलब कि रेजोनेंस जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, एक जो बैकवर्ड जो आवाज़ मिलती है नहीं मिलेगी। ठीक है। पीए व्यू जो है लेटरल डेसिपिटस और लेटरल व्यू, इसमें क्या होता है, सीपी एंगल जो रहता है वो ब्लंट हो जाता है, मतलब कार्डियो पल्मोनरी एंगल जिसको बोलते हैं, जो ये लंग्स के साइड साइड में आपको दिखेगा तो ये ब्लंट रहता है। एलिस जो है एस शेप्ड हैगा लार्ज इसमें इफ्यूजन्स में। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे पूरा जो लंग फील्ड है, क्योंकि फ्लूइड भर जाता है इसमें, तो देखो पूरा लंग फील्ड ही पूरा फ्लूइड से भर गया है, तो पूरा कवर कर दिया है इसने। तो ऐसा कुछ एक्सरे फाइंडिंग आपको प्लूरल इफ्यूजन में मिलेगा। ठीक है ना। ब्लड टेस्ट में सीबीसी, ईएसआर, रीनल, तो ईएसआर जो है एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, ये बढ़ा रहता है। सीबीसी में भी आपको इन्फेक्शन के वो दिखेंगे। एलएफटी भी करा सकते हो, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे ऊपर में कॉजेज़ में कि इसका ज़रूरी नहीं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण भी और लिवर के डिजीज़ के कारण भी ये हो सकता है, क्योंकि लिवर अगर सही से फंक्शन नहीं करेगा तो न्यू ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, और न्यू ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो भी एक तकलीफ़ रहता है। ठीक है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। थोरैकोसेंटेसिस एक ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या होता है, पीछे से आपका जो स्पाइनल एरिया रहता है, जहाँ पे लंग वगैरह, लंग का जहाँ पे से रहता है, वहाँ पे आप मेनली नीडल घुसा के और उस फ्लूइड को एस्पिरेट करते हो। ये थोरैकोसेंटेसिस है, इसका आप वीडियो देख सकते हो कैसे करते हैं, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। ठीक है। एक्सीडेटिव और ट्रांसडेटिव जो है फ्लूइड निकलते हैं इसमें। ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस इसमें यही मैनेजमेंट होता है कि पेशेंट के अगर लंग में पानी भर गया, लंग में पानी भर गया तो उसको पानी को निकालना, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं। मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो मेनली तो आपको पहले ये ड्रॉ करना है कि भैया इसके कारण हुआ है। टीबी के कारण है तो आरएनटीपीसी के जैसे गाइडलाइंस है उसके अनुसार ट्रीटमेंट करो, है ना। और उसके बाद है कि मतलब जो कॉज है मेनली, क्योंकि ये एक सिम्टम है, तो इसका जो कॉज है जिसके कारण प्लूरल इफ्यूजन हुआ है उसको ट्रीट कर दो तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। सो आज हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, एक प्लूरल इफ्यूजन और एक ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे के टॉपिक्स देखेंगे, जो सीओपीडी है उसको देखेंगे। थैंक यू।